नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है वापस से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास, जो कि आप सभी की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास होगी। साथियों, बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। तो दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग में आपसे 35 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने? 35। तो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आप सभी की आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई के लिए। साथियों, आज की बात करते हैं इस क्लास की। तो हम लेकर के आए हैं रीजनिंग, जो कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और प्रतिदिन शाम 5 बजे जुड़ना जरूर है आप सभी को, जो भी मेरे प्यारे साथी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए बता दिया जाए कि आज आपका कह सकते हैं कल 15 है, तो 15 से आप लोगों का क्या हो रहा है, फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। आप लोग वहां पर अप्लाई कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से हम आप सभी के साथ में रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत है आज की इस क्लास की। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में अगर हाउस को 68 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कैस्टल को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे हाउस को। यहाँ पर लिखा है HOUSE, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर HOUSE है ना, तो HOUS और E, इसको क्या लिखा है दोस्तों, आप बोलेंगे 68 लिखा है। सर कैसे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर आपको स्थानीय मान याद रखने होंगे। H होता है 8 पर, O होता है 15 पर, ठीक है, और उस 1 मिनट, O कितने पर होता है भाई, तो O हमारा कितने पर होता है भैया, 15 पर होता है। U कितने पर, 21 पर होता है। कितने पर, 21 पर। उसके बाद S फिर से 19 पर, और दोस्तों E 5 पर होता है। अगर आप इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे, जोड़ने जाएंगे तो देखो 19 5 24, 21 45, 45 15 60 और 8 68। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या करेंगे, हाउस के सारे नंबरों का स्थानीय मान लिख करके जोड़ देंगे तो हमारा 68 हो जाएगा। तो क्या हुआ है, सारे के सारे स्थानीय मान जोड़े गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें करना होगा इसको जिस तरह से हमने जोड़ा है, ठीक उसी प्रकार से हमें कैस्टल को जोड़ना है। तो कैस्टल में क्या है, CAS, फिर क्या है T, ठीक है, CAST, L और E। तो दोस्तों, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं, तो C 3 पर, A 1 पर, S कितने पर, अभी देखा था 19 पर, T कितने पर, T 20 पर होता है भैया। और उसके बाद L कितने पर भैया, L जो होता है वो 12 पर होता है। फिर से E देखा है तो 5 पर होता है। इन सभी को जोड़ो, 12 5 17, 17 20 कितना हो जाएगा, 17 20 हो जाएगा 37, 37 में 3 जोड़ दोगे ये वाला 40, 40 में ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, 40 20 60। तो दोस्तों, जो कैस्टल का कोड आएगा, जो साथियों यहाँ पर कैस्टल का कोड आएगा, वो हमारा इस प्रश्न के अनुसार 60 आ जाएगा। और 60 दे रखा है विकल्प नंबर 1 में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर 1। तो इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए आप सभी। कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। भाई, लुप्त अंक कैसे बताना है, लास्ट का अंक मतलब लुप्त अंक। तो गौर से देखो क्या लिखा है, पहले 23 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 28 लिखा है, 28 के बाद फिर क्या है भैया, 34 लिखा है, 34 के बाद में 41, 41 के बाद में 49, ठीक है। कितना लिखा है, 41 के बाद में 49। और बताना क्या है, अगला वाला क्या होगा। तो गौर से देखो साथियों, यहाँ पर आपको जो देखना है वो आपको यहाँ पर अंतर देखना है। अंतर कितने का भैया, पहली बार में जाओगे तो प्लस में 5 होगा, 23 5 28, 28 में आगे 6 जोड़ दोगे तो 34 हो जाएगा, 34 में प्यारे दोस्तों 7 जोड़ दोगे तो 41 हो जाएगा, 41 में दोस्तों 8 जोड़ दोगे तो 49 हो जाएगा, और 49 में देखो 5 6 7 8, तो अगली बार में 9 जुड़ जाएगा, और 49 में जैसे ही 9 जुड़ेगा तो 9 9 18 की 8 4 1 5 मतलब 58। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 58 आएगा। तो इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक रहेगी प्यारे दोस्तों। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताओ कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक। तो क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक अच्छा सा प्रश्न रहेगा। यहाँ पर कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कभी आसान कभी अच्छे प्रश्न आएंगे तो हम इनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो लिखा है, A#B का अर्थ है ए बी का भाई है। गौर से ये लाइन पढ़ लेनी है, ये लाइन प्यारे दोस्तों पढ़ लेनी है। A#B का अर्थ है ए बी का भाई है। A@B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। A&B का अर्थ है ए बी का पति है। A%B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो प्यारे दोस्तों, ए जो आगे दे रखा है वो हमेशा पीछे वाले का कुछ ना कुछ बन रहा है। देखो
ए नाम का जो बंदा है, देखो आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अभी आप फ्रेश माइंड से देखो, उसने कहा ए हैशटैग बी, इस तरह से लिखा है ए हैशटैग बी, ठीक है, ये लिखा है। तो उसने बोला जो ए है वो क्या है, बी का भाई है, पहली लाइन यही तो है, ए बी का क्या है, भाई है भैया। तो ए बी का भाई कैसे है, मैंने कहा ये जो ए है ये बी का भाई है, तो आगे वाला जो है, आगे वाला वो पीछे वाले का क्या है, भाई है। तो इस तरह से समझो। तो प्यारे दोस्तों यही लॉजिक हमें फाइंड आउट करना है, कहां पर, ये वाले में, इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, गौर से देखिए, यहां पर लिखा है d@n, तो आगे वाला देखो @ में कहां पर है, @ ये है ना, तो आप बोलेंगे आगे वाला जो ए है वो पीछे वाले बी की पुत्री है, तो आगे वाला ए, मतलब यहां पर DN और H और YQF में देखेंगे तो आगे वाला पीछे वाले का क्या है भैया, पुत्री है। तो डी पुत्री है किसकी, आप बोलेंगे सर डी नाम की जो लड़की है ये पुत्री है किसकी, यहां पर पीछे वाले एन की, ठीक है, पीछे वाले एन की पुत्री हो जाएगी डी। उसके बाद n@h, अब देखो अभी DN में देख रहे थे, अब n और h के बीच में लगा है, तो इसमें भी आगे वाली पीछे वाले की पुत्री, मतलब ये n जो है ये पीछे वाले किसकी, h की पुत्री है। इस तरह से देखिए, पीछे वाले h की पुत्री हो जाएगी ये, ठीक है, इस तरह से। अब आगे बोला है दोस्तों एंड का मतलब क्या था, अभी देखो यहां पर देखो ये लिखा ए एंड बी का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का पति है। तो भैया आगे वाला जो है वो पीछे वाले का पति है, तो आगे कौन है, एच है। इन दोनों में आगे कौन है, तो आप बोलेंगे एच, तो एच पति है, पति के लिए कुछ इस तरह का हम फेम बनाते हैं और यहां पर बता देंगे एच पति है, पति के लिए प्लस लगाएंगे और दोस्तों महिला के लिए माइनस लगा देंगे। चूंकि हमने यहाँ पर देखो ये पुत्री आई थी, ये भी पुत्री आई थी, तो इनके लिए माइनस यूज किया था, तो महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस, ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखो, आगे बोला है @f, तो आगे वाली पीछे वाली की पुत्री है, तो आगे वाली कौन, ये y जो होगी प्यारे दोस्तों। अब की बार में ये y क्या है, ये वाली y किसकी पुत्री है, पीछे वाले f की पुत्री है, तो यहां पर f आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा था, आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है, ये भी देखो आगे वाली पीछे वाली की पत्नी है परसेंटेज में, तो आगे वाली कौन, यहां पर ये जो f आई थी, गौर से देखो ये जो f आई थी ये पत्नी है किसकी, पीछे वाले v की, तो इनकी भी शादी करवानी पड़ेगी, इनकी शादी करवाएंगे किससे, v से। तो अगर f पत्नी है तो v क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है n f से किस प्रकार संबंधित है, क्या पूछा है, जो n है, n कहां पर है भैया, n ये है किससे, f से लगा है f के साथ, तो जिसके साथ से लगा होता है वो बताता है क्या होता है, तो से अगर f के साथ लगा है तो nf से, तो f क्या बोलेगा, f भैया एक महिला है, बोलेगी मेरी पुत्री की पुत्री है, मेरी पुत्री की पुत्री क्या हो जाएगी, नातिन होती है। देखो विकल्प नंबर 3 में दे रखा है पुत्री की पुत्री, क्या दे रखा है, पुत्री की पुत्री, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको इसको एक बार रिवर्स करके जरूर देखना है, एक अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर फंसाएंगे, ठीक है, इसको रिवर्स करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ABCD पत्ते खेल रहे हैं भैया, कह रहा है ए बी का साथी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, ये बताना है। तो दोस्तों मुझे बताओ, जब लोग पत्ते खेलते हैं कुछ इस तरीके से बैठते हैं, एक भैया कहां पर बैठेगा, इस तरह से अंदर की ओर देख के बैठते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर ऐसे पत्ते खेलते हैं ये लोग, और बीच में ही पत्ते पटकते हैं, बोले ये लो मेरा पत्ता, ये मेरा पत्ता, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर 4 लड़के हैं ABCD, ये पत्ते खेल रहे हैं, उसने बोला है ए बी का साथी है, तो साथी कौन होता है, ए बी आपस में क्या है भैया, साथी है। मुझे बताओ जब लोग पत्ते खेलते हैं तो क्या साथी साथ में बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, साथी हमेशा अपोजिट बैठते हैं। कभी आपने देखा होगा, अगर नहीं खेला है तो अपने पिताजी से किसी से पूछे, जो साथ में पत्ते खेलते हैं वो कभी साथ नहीं बैठते, वो कैसे बैठते हैं, अपोजिट। तो उसने कहा ए और बी साथी हैं, तो मैंने कहा ए बी साथी हैं, इनको अलग रख लो। और आगे लाइन पढ़ोगे तो डी का मुंह कहां पर है, उत्तर की ओर है। भैया इनमें से किसका मुंह उत्तर की ओर है, आप बोलेंगे डी का मुंह, तो डी का मुंह मैंने उत्तर की ओर बना दिया। अब कह रहा है यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो ए का मुंह कहां पर है भैया, आप बोलेंगे ए का मुंह पश्चिम की ओर है, देखो ये पश्चिम की ओर मुख हो गया, क्योंकि 4 दिशाएं होती हैं किस तरह से, इस तरह से, ये तो ईस्ट वाली, ऊपर वाली नॉर्थ वाली, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर वेस्ट वाली और नीचे की ओर साउथ वाली, यही तो दिशाएं होती हैं। तो भैया जब यहाँ पर ए का मुंह कौन सी दिशा में, पश्चिम की दिशा में, यही तो दिशा है ये वाली, आप बोलेंगे हाँ सर। तो इसके बाद अब देखो, इसके बाद क्या है, ए बी का साथी है, तो ए बी तो ये अपोजिट भी आएगा, चूंकि साथी कभी साथ बैठते नहीं है। और डी का साथी कौन है, डी का साथी दादा कौन है, बचा हुआ सी, तो मुंह किसका पूछा है, किसका मुंह दक्षिण की ओर है, भाई सी का मुंह दक्षिण की ओर है, और विकल्प नंबर बी में सी दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, ये बन जाएगा, आप अच्छे से याद रख लेंगे, विकल्प नंबर बी जिसमें सी दिया गया है उसी का मुंह दक्षिण की ओर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को एक बेहतरीन सा प्रश्न दे रखा है, जिसमें कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में सभी दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। इन सभी की क्या करनी है, इनकी दर्पण छवि ज्ञात करनी है।
तो भैया दर्पण दे रखा है M और N नाम का। देखो दर्पण में क्या होता है, जो दर्पण के नज़दीक होता है वो तो हमेशा नज़दीक ही होता है। तो भैया गौर से देख लो, ये जो 7 है ये दर्पण में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये जो 7 होगा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। तो 7 ऐसा कहाँ पर है, देखो ये तो उल्टा बना है, यहाँ भी उल्टा बना है, यहाँ भी उल्टा बना है। एकमात्र विकल्प ऐसा है, विकल्प नंबर 3, जहाँ पर इस तरीके का 7 आया है जो हमारे अनुसार बन रहा है। तो भैया ये तो एकमात्र विकल्प है, विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर बन जाएगा। देखो देखते ही उत्तर आया ना, चुटकियों व सेकंडों का क्वेश्चन था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि भाग का अर्थ जोड़ है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले व्यंजक को लिखो। व्यंजक में बोला यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ विभाजन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इन सभी को देखेंगे तो देखो 48 के बाद में क्या आया, गुणा। लेकिन बोला था उसने गुणा का अर्थ क्या है, विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है भैया, भाग लगाना। तो गुणा का अर्थ विभाजन लगा दिया। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर हम लगा देंगे गुणा। ठीक है, दूसरी बार में माइनस आया था। और जहाँ पर विभाजन यानी भाग है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ लगा देंगे किससे, 8 से। और उसके बाद माइनस का क्या है, जो प्लस है उसका अर्थ क्या है, घटाओ। तो प्लस के बाद घटाओ 1, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या आएगा बराबर में, ये ज्ञात करना है, मुझे बताओ। आप बोलेंगे सर बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, हो सकता है BOD और उसके बाद M फिर AS। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। दोस्तों यहाँ पर बताओ, कहीं पर ब्रैकेट बना है, नहीं बना है। कहीं पर ऑफ लिखा है, नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है, D4 डिवाइड लिखा है। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड करो, 6 8 48, 6 8 48 गुणा में 5 प्लस में 8। ठीक है, इस तरह से, और माइनस में 1। और दोस्तों यहाँ पर देखो, अब गुणा आया है, देखो डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, M4 मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 पंचे 40। ठीक है, और फिर क्या होगा, ऐड, A4 ऐड। तो दोस्तों 40 में जुड़ेगा 8 और घटेगा फिर 1, तो 48, और 48 में से 1 जाएगा प्यारे दोस्तों, 47 आएगा। क्या आएगा, 47। 47 कहीं पर दे रखा है, देखो विकल्प नंबर 2 में है। दोस्तों विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 में बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बताइए लुप्त पद कहाँ पर दे रखा है, गौर से देखो। ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है लास्ट वाले में, इसमें ज्ञात करना है क्या होगा, गौर से समझो प्यारे दोस्तों। हमें क्या करना है, इसमें लुप्त पद करना है। तो कैसे करेंगे मुझे ये बताओ। देखो ऊपर की संख्याएं छोटी हैं, ऊपर की संख्याएं छोटी है, नीचे एक बड़ी संख्या है। इसमें भी छोटी संख्या है, नीचे एक बड़ी संख्या, इसमें भी छोटी संख्या है, तो एक बड़ी संख्या आनी चाहिए जो कि ऑप्शन के अनुसार आएगी। दोस्तों गौर से देखो, इसका लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक को पढ़ने का प्रयास करो। ऊपर का 2 और ऊपर का 4, इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। हमने कहा 2 का वर्ग कर दो और प्लस में ऊपर के 4 का वर्ग कर दो, दोनों को आपस में जोड़ दो। तो 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16। तो भैया 16 और 4 कितना, 20 होता है। देखो 16 4 20 होता है, यही तो नीचे दे रखा है। आप बोलेंगे हाँ सर, ठीक यही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। ऊपर 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग प्लस में यहाँ पर 9 का वर्ग। भैया 3 का वर्ग तो 9 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। 81 और 9 कितना हो जाएगा दादा, 90 हो जाएगा। देखो 90 यही दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना 90। आप बोलेंगे हाँ सर, तो इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर भी जब इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले 1 का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग। भैया 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। 49 में 1 जोड़ेगा तो 50 आएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 50। और ये 50 पद कहाँ पर दे रखा है, विकल्प नंबर सी में। साथियों विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कथन और धारणा से संबंधित एक प्रश्न दे रखा है, जिसमें कहा गया है, आज मुझे एक गुलाबी सिर वाले बतख को केवल विश्वकोश में देखकर ही खुद को संतुष्ट करना चाहिए। प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे कथन को, उसके बाद आपको धारणाएं निकालनी है। अभी यहाँ पर सोचना है क्या हो सकता है। कह रहा है कथन, आज मुझे एक गुलाबी सिर वाले बतख, जिसका सिर कैसा है, गुलाबी है, रोजी है। कह रहा है गुलाबी सिर वाले बतख को केवल विश्वकोश में देखकर ही खुद को संतुष्ट करना चाहिए। विश्वकोश का मतलब क्या है भैया, रेड डाटा बुक। आपने सुना होगा शायद विश्वकोश के बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में कभी सुना है ना। तो आप बोलेंगे हाँ हो सकता है सुना हो, कभी पढ़ा हो, शायद पढ़ा हो। IUCN जारी करता है, तो विश्वकोश में देख करके संतुष्ट करना चाहिए। धारणा नंबर 1 कह रहा है गुलाबी सिर वाली बतखें उतनी अच्छी हैं कि अब वह विलुप्त हो चुकी हैं। गुलाबी सिर वाली बतखें ऐसी हैं, उतनी अच्छी है, विलुप्त हो चुकी हैं। और भैया मैंने बताया है जो IUCN जारी करता है बुक, एक IUCN संस्था है, IUCN ये संस्था एक बुक जारी करती है जिसका नाम रेड डाटा बुक है। जो विलुप्त प्रजाति होती हैं, जो जानवर होते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो कह रहा है गुलाबी सिर वाली जो बतखें हैं वो इतनी अच्छी थी कि विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये तो धारणा नंबर 1 तो सही है, ये तो निकल रही है, मतलब धारणा नंबर 1 तो सही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बोला है नंबर 2,
लोग विश्वकोश का प्रयोग केवल उन चीजों के बारे में जानने के लिए करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कहीं पर लिखा है कि आज मुझे एक गुलाबी सर वाले बतख को केवल विश्वकोश में देखकर ही संतुष्ट करना चाहिए। अब कह रहा है लोग विश्वकोश का उपयोग केवल उन चीजों के बारे में जानने के लिए करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। तो उसने कहा है यहां पर विलुप्त प्राय है और यहां पर कह रहा है मौजूद नहीं है। तो मुझे बताओ इसका निष्कर्ष कौन सा बन रहा है, इसकी धारणा कौन सी निहित है, ये आप लोगों को बतानी होगी। जल्दी से बता दीजिए। देखो प्यारे दोस्तों, गौर से समझो। उसने बोला है आज मुझे केवल गुलाबी सिर वाले बतख को केवल विश्वकोश में देखकर ही खुद को संतुष्ट करना चाहिए। तो धारणा नंबर 1, गुलाबी सिर वाली बतखें उतनी अच्छी हैं कि अब वो विलुप्त हो चुकी हैं। ये तो बात सही है कि विश्वकोश में विलुप्त प्राणियों को शामिल कर लिया। अब कह रहा है लोग विश्वकोश में प्रयोग केवल, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां भी केवल आ जाए, चाहे वो कथन निष्कर्ष हो, चाहे वो तर्क कथन हो, ठीक है, चाहे वो कथन और धारणा हो, केवल शब्द जब आता है वो हमेशा गलत होता है। बस इस बात को याद रख लो, कुछ भी नहीं सीखना है। जहां भी कथन निष्कर्ष, कथन तर्क और कथन धारणा, कथन लॉजिकल में कुछ भी आ जाए, केवल आ जाए शब्द, वो गलत होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दूसरी वाली गलत है। और इस प्रश्न में निकलेगा यदि केवल धारणा एक निहित हो, ओनली वन धारणा आपकी निहित करती है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको देख लीजिए। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के बीच में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। बोला है वायुमंडल, वायु और ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसके लिए सही वेन आरेख क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, इस प्रश्न को आपको गौर से समझना ही होगा। तो कह रहा है सबसे पहले हम बनाते हैं एक शब्द। मुझे बताओ वायुमंडल में क्या होता है? भैया वायुमंडल में वायु होती है, और वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। आप बोलेंगे हाँ सर। तो सबसे पहले हमारा आएगा वायुमंडल के लिए। किसके लिए? वायुमंडल के लिए। और वायुमंडल में क्या होता है? आप बोलेंगे सर वायुमंडल में तो बहुत सारी वायु होती हैं। क्या होती हैं? वायुमंडल में तो भैया वायु होती है, तो वायु के लिए आ जाएगा। और वायु में भी कई प्रकार की वायु हैं, जैसे क्या? ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर ये क्या है? ऑक्सीजन, वायु ही तो है। तो आप बोलेंगे वायु के अंतर्गत क्या आ जाएगी? हमारी ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से आएगा। 3 सर्कल एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। सबसे अंतर वाला ऑक्सीजन, फिर वायु के लिए यानी एयर के लिए, फिर हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के लिए। तो ऐसे 3 सर्कल कहाँ पर हैं भैया? विकल्प नंबर 1 में हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपको विकल्प नंबर 1 को चुनना होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में सन्निहित आकृति ज्ञात कीजिए। ऐसी कौन सी आकृति है जो प्यारे दोस्तों इसमें समाई हुई है यानी कि निहित है? जल्दी से बता दीजिए मुझे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सन्निहित आकृति मतलब छिपी हुई आकृति। क्या होता है? सन्निहित आकृति का मतलब होता है छिपी हुई आकृति। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, बताओ कहाँ पर छिपी हुई है ये आकृति? कौन सी? ये वाली एक्स नाम की आकृति। भैया एक्स नाम की आकृति ढूंढ लो जल्दी। तो आप बोलेंगे सर देखो ये कुछ इस तरीके से नीचे आई है, फिर ऊपर की ओर गई है। तो दोस्तों यहाँ पर तो ऐसे आ नहीं रही है, मतलब विकल्प नंबर 1 गलत है। दूसरे वाले में आ रही है नीचे, हाँ आ रही है। ऊपर जा रही है, हाँ जा रही है। तो विकल्प नंबर बी ही इसका सही होगा। तीसरे वाले को देखो आ रही है, हाँ आ रही है नीचे, लेकिन ऊपर पूरी नहीं जा रही है, इस कारण ये गलत है। यहाँ पर देखो नीचे तो आ रही है लेकिन तिरछी आ रही है, तो गलत हो जाएगा। केवल उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। क्या बनेगा साथियों? आपके सामने है, एज इट इज दिखाई दे रही है। चाहो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा सन्निहित आकृति के लिए। अगला प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बोला गया है चमड़ा का संबंध अगर मोची से है तो लकड़ी का संबंध किससे होगा? प्यारे दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर एक तरफ आपको दे रखा है चमड़ा, संबंध किसका बताया है भैया? मोची का। मुझे बताओ चमड़ा यानी कि लेदर, लेदर का कार्य कौन करता है? आप बोलेंगे मोची करता है। बाजार आप अगर गए होंगे तो वहां पर कुछ मोची बैठते हैं जो चमड़े का कार्य करते हैं, जैसे चप्पल टूट जाती है उनको बनाना, सीना, इस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार लकड़ी का कार्य कौन करता है? मुझे बता दो। आप बोलेंगे सर लकड़ी का कार्य कौन करेगा? भैया बढ़ई करेगा। कौन करेगा? बढ़ई करेगा। इस बात को याद रखेंगे। तो बढ़ई करेगा, कहाँ पर दे रखा है बढ़ई? विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी। और प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। आज का ये जो प्रयास है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैंने एक नया क्लास शुरू किया है, तो उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। आप इसको जरूर प्यार दीजिएगा अगर इस क्लास को आप कंटिन्यू बराबर चाहते हैं। रीजनिंग के लिए निरंतर प्रयास, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं।
आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की अब तैयारी अपने प्लेटफॉर्म पर भी करवाई जा रही है। शाम को 4 बजे, वो भी शाम को 5 बजे रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ कह सकते हैं एसआई के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की अब निरंतर वीडियो के लिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद रियस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।